कि आप सभी को पता है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि हम क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम है, अक्टूबर संभावित डेट है उसकी, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक हमारा क्रैश कोर्स का है। साथ ही साथ हम आरपीएससी के जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनका भी विश्लेषण कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आरपीएससी की डिमांड क्या है, आरपीएससी का ट्रेंड किस प्रकार से बदल रहा है, और आने वाले हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार का हो सकता है। इन सभी संभावनाओं के साथ हमारा ये जो विश्लेषण करने का है एक ऐसा माध्यम बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए मैं, ताकि आप भी इस चीज़ से समझ सकें कि आरपीएससी किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, सभी का एक अपना पसंदीदा एरिया होता है, और जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और कई बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं टॉपिक में से। जैसे आप लोग जानते हैं नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन नेट जिसका भी क्लियर हुआ है, जेआरएफ जिसकी भी हुई है, उसको पता है उसने कभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, पूरा सिलेबस मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी नेट जेआरएफ होती है उसकी। और नेट जेआरएफ से बड़ा कोई ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी के आप ऑप्शनल में चल जाओगे तो भी इतना लेंथी सिलेबस तो नहीं है। तो ये तो स्कूल लेक्चरर है, यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पसंदीदा क्षेत्र हैं ये आरपीएससी के जो आपको पहचानने हैं, और उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। कुछ सभी स्टूडेंट की कमजोरियाँ हैं, प्रैक्टिकल कमजोरी है, उसको भी आप अपनी ताकत बनाओ। और मैं फिर कहूँगा कि जब अपनी कमजोरियों को अपन ताकत बना लेंगे, फिर आपको इस सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही है, 9:30 बजे क्रैश कोर्स है, लाइव आते हैं, जिसमें आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं। देखो 2015 का हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, और 2015 के क्वेश्चन पेपर में अभी तक अपने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और समझने की कोशिश की है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन को सोल्व किस अप्रोच से करना है। इसमें हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन को किस अप्रोच से सोल्व करना है और कैसे पढ़े, क्योंकि जब तक परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा की डिमांड आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आप कितना ही कर लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखो 61वां क्वेश्चन है, विख्यात पत्र द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप का प्रस्तुतिकरण जिन्होंने किया है वे कौन है? तो इसका जवाब है कार्लो सावर। क्या जवाब है इसका? कार्ल और सावर। तो सावर, देखो 2018 में 3 क्वेश्चन सावर से आए हैं, और इसमें भी सावर से आए हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको अगर थॉट पढ़नी है और आपको गिनती के ही कुछ विद्वान पढ़ने हैं, तो मैं आपको थॉट के लिए सजेस्ट करूंगा, और आप खुद देखोगे कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो थॉट को प्राचीन में रोमन और यूनानी, अब इनमें सभी विद्वानों को नहीं पढ़ना होता है, कुछ विद्वान हैं उनको बार बार पढ़ना पड़ता है जहाँ से आता है। देखो टॉलमी और स्ट्रेबो, ये 2 विद्वान यहाँ से अच्छे से पढ़ लो। यूनानी में है 3 विद्वान, इरेटास्थनीज, हेरोडोटस और हिकेटियस। इनमें से आप पढ़ लो। बाकी 1 मिनट रुकना। हाँ, तो फिर ये आप प्राचीन में से ले लिए, और अगर मॉडर्न की बात करूँ मैं तो याद रखना ये विद्वान टॉलमी, स्ट्रेबो, एराटोस्थेनीज, हिकेटियस और हेरोडोटस। उसके बाद अगर हम आधुनिक लें, मध्य में ले लो वारेनियस, एक है जो मध्यकाल में है जो वारेनियस पढ़ लो। आधुनिक काल में अगर हमें पढ़ना है तो हमें जर्मन में हम पढ़ सकते हैं, रेडजेल बहुत इम्पोर्टेंट है जर्मन में। ऐसे ही फ्रांस में ब्लांस
और जीन्स ब्रुंस। और यूएसए में हम पढ़ सकते हैं टेलर को पढ़ सकते हैं, कार्लोस सावर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दो तीन विद्वान और है, जैसे एक हॉटसोन हो गया, इसको पढ़ सकते हैं, और एक हंटिंगटन हो गया। ये अगर विद्वान आपको पता है तो आपका बहुत सारा जो थॉट है वो अपने आप ही कवर हो जाएगा। और इनसे ही मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं से घूम फिर कर आते हैं और ये बार बार पूछे। तो इनको थोड़ा सा इनकी किताबों का इनका क्या योगदान है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना आपको, तो आपके लिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम। अब आगे देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरित प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार का स्थानांतरण होता है वह है। अब देखो आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी कि ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार का आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है प्रतिगमन प्रवर्जन, रिटर्न माइग्रेशन। लेकिन इस बार ये याद हो गया, लेकिन आपको इनका भी साथ में अर्थ पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो, किसी देश को युद्ध में से या जबरन निकाल दे मिलिट्री के रूप से तो स्थानांतरण हो गया। जैसे रोहिंग्या को निकाल दिया गया है प्रताड़ित करके। रोहिंग्या जो मुसलमान है म्यांमार के, वो अब भारत में और बांग्लादेश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और हम किसी रोजगार में या शिक्षा के लिए जो माइग्रेशन करते हैं वो आउट माइग्रेशन में आता है। हम बाहर गए थे लेकिन किसी कारणवश अब हम लौटकर अपने स्वदेश आ गए, तो उसको कहते हैं रिटर्न माइग्रेशन। और निर्वासन है, तो ये जो निर्वासन है इसको निष्कासन भी कहते हैं। किसी कानून के तहत क्या करते, किसी देश निकाला बोलते हैं इसको अपन, तो वो निष्कासन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में इसको निष्कासन बोलते हैं और नगरपालिका के कानूनों में इसको निर्वासन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चारों ऑप्शन आप सोल्व करो। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपने पेपर उठाया और हाँ भाई ये क्वेश्चन आया, इसका ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन पता नहीं करना, इन चारों जो आपके ऑप्शन है इनका विश्लेषण करो, इन चारों ऑप्शनों को जानो कि वास्तव में इस बार इस ऑप्शन से आ गया, हो सकता है मे बी अगला ऑप्शन अगली बार आ जाए। तो इस प्रकार हमारा एक अप्रोच होनी चाहिए। अब आर्थिक दृष्टि से जापान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। देखो, औद्योगिक प्रदेश कहाँ होता है, उसकी आदर्श दशाएं क्या होती है, मैदानी भाग हो। अगर आपका कॉमन सेंस भी अच्छा है तो जापान में मैदान कहाँ है, क्वांटो का मैदान विश्व प्रसिद्ध मैदान है जापान का। तो क्वांटो का मैदान ही तो यहीं औद्योगिक डेवलप ज़्यादा यहीं होंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वांटो का मैदान। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा इस बार तो ये आ गया है, लेकिन हो सकता है अगली बार इनमें से कुछ ना ऐसे पूछ ली कि जापान का क्या बोलते हैं उसको, सूती वस्त्र का कारखाना, या जापान का मैनचेस्टर क्या है, क्योंकि ऑप्शन दे रखा ना ओसाको यहाँ पर। तो नगोया या नागोया है वो क्यों प्रसिद्ध है, या नागोया सम्मेलन भी हुआ जलवायु क्लाइमेट को लेकर, और क्योंसु किसके लिए प्रसिद्ध है, और ये कोबे, ओसाका और क्योटो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जानना भी। कई बार इतना ही नहीं, कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लीजिए जापान के 4 जो द्वीप है उन्हें उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताइए या दक्षिण से उत्तर की बताइए। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक मैप लगाया हूँ, इसमें आप देखो, इसमें सबसे उत्तर में है जो द्वीप है, 4 द्वीप के बाद होक्काइडो। सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है, होक्काइडो। उसके बाद कौन सा है, होन्शु। उसके बाद कौन सा है, शिकोकू। और उसके बाद कौन सा है, क्यूशु। ये 4 द्वीप आपको याद होने चाहिए जापान के बारे में। और ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो हमारा द्वीप है वो है शिकोकू आइलैंड, जिसमें ओसाका भी है, जिसमें आपके कोबे भी आ रहा है, कोबे भी है, क्योटो इधर है, यहाँ पर नगोया, इस जगह से नगोया, ये देखो नगोया है, ठीक है। तो इस प्रकार जापान की राजधानी टोक्यो, याकोहामा, तो
ये कई बार ये पूछ लिया निम्न में से कौन सा शहर शिकोकू द्वीप आइलैंड पर है, तो ये इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पढ़ते समय हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपके ये अप्रोच पढ़ने की है तो फिर आपकी अप्रोच सही है और सही दिशा में आप जा रहे हैं। और अगर आपकी अप्रोच ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो गलत है। ठीक है। और ये विवाद है चाइना के और जापान के रियोकुकू आइलैंड को लेकर, या ईस्ट चाइना सी है, इधर ईस्ट चाइना सी आ गया, इधर जापान सी आ गया, जो कोरिया आइलैंड आ गया, इधर कोरिया पेनासुला ये इधर आ गया, इधर फिलीपींस है। ठीक है। तो इस प्रकार ये फुकुशिमा जापान का परमाणु संयंत्र है यहाँ पर। तो ये आप मैप के मास्टर बन जाओगे। और मैंने मैप को याद कैसे करें इसका मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा है, तो आप उसको भी देख लिए। जो माउंट फ्यूजी कहाँ पर है, माउंट फ्यूजी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट फ्यूजी ध्यान रखो, माउंट फ्यूजी यहाँ पर है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, और किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है आप जानते हुए, सुषुप्त प्रकार का है, बहुत ही खतरनाक प्रकार का है। तो इस प्रकार हमारी विश्लेषण करने का तरीका क्या है, हमारी एक समझ विकसित करना और हमें पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। ये फैक्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें है कि खनिज तेल में ज्ञात भंडारों की दृष्टि से वेनेजुएला अब सऊदी अरब। सही जवाब क्या है, खनिज तेल के ज्ञात भंडारों की दृष्टि से वेनेजुएला अब सऊदी अरब के आगे निकलकर प्रथम स्थान पर आ गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जब ये बात ठीक है, मतलब भंडार, खनिज तेल के भंडार में, ज्ञात भंडारों में नंबर 1 कौन है, वेनेजुएला। ये स्टेटमेंट से दूसरा, विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार सऊदी अरब में, तो ये कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा रॉन्ग बता रहा है। वहाँ वेनेजुएला की बात हो रही प्रथम स्थान पर, यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्वाधिक भंडार सऊदी अरब में। तो बी अपने आप गलत हो गया। अब बी गलत है तो बी जहाँ जहाँ वहाँ काट दो, कौन सा बच गया। अगर आपको बाकी 2 स्टेटमेंट भी नहीं पता है तो भी आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये इस प्रकार आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें, ये यूपीएससी का पैटर्न है। तो आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पे जा रही है, और इस बार यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा शानदार पैटर्न में चेंज किया है। वो पैटर्न इस बार आरपीएससी अप्लाई कर सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। पेपर कठिन आएगा, मैं कह रहा हूँ इस बार कंसेप्चुअल आएगा। घटते क्रम में विश्व के बड़े यूरेनियम उत्पादक देश कौन से, तो यहाँ यूरेनियम पूछा है, तो इस बार जरूरी नहीं यूरेनियम पूछे, लेकिन इससे ये पता लगा कि महत्वपूर्ण खनिजों के नंबर 1, 2 और 3 की पोजीशन हमें याद होनी चाहिए। इस प्रकार इसका जो आंसर है वो है कजाकिस्तान है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके आंसर हो जाएंगे। फिर आता है क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत, विचार चयन श्रृंखला है इसके अंदर। तो ये क्या है, ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दी किसने थी, स्टीफन बी जोन्स ने। इन्होंने क्या किया, विटलसी, हॉर्टसॉर्न और गॉटमैन के विचारों को समन्वित करते हुए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य का जो विकास होता है वो 5 इसकी श्रृंखलाएं होती है, जिसमें सबसे पहले जो आएगा वो आता है राजनीतिक विचार। उसके बाद उसमें क्या आती है, राजनीतिक विचार आएगा, फिर उसमें एक निर्णय लिया जाएगा, फिर उसमें गतिशीलता होगी, फिर इसमें एक क्षेत्र बनेगा, और आगे जाके वो एक राजनीतिक क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब है कि इसमें जो विचार श्रृंखला है वो विचार से लेकर और क्षेत्र तक है। तो इसको क्या कहा जाता है, विचार, क्षेत्र, श्रृंखला। ठीक है। और ये विचार क्षेत्र श्रृंखला के बारे में ये कहा गया कि ये जो श्रृंखला है ये लोहे की चेन नहीं है, ये कड़ियाँ हैं, ये 5 कड़ियाँ हैं, ये आपस में जुड़ती है। और ये कड़ी है, लेकिन ये लोहे की कड़ी ना होकर, किसकी कड़ी, लोहे की कड़ी ना होकर 5 झीलों की कड़ी है। 5 झीलें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है। 5 झील है या जलाशय, और जिनका आधार तल समान है, ये समान धरातल पे है। तो हो सकता है अब क्वेश्चन ये भी बन जाए कि विचार चेन श्रृंखला है वो किस प्रकार की चेन है, लोहे की चेन के समान, असमान धरातल वाली 5 जलाशयों के समान,
समान धरातल वाले 5 जलाशय या झीलों के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, 5 जलाशय या 5 झील जो समान हो, ये सारे विचार आपस में जुड़े हुए हैं। एक में पानी डालोगे जल में तो जल का लेवल बराबर हो जाएगा, प्रवाह सभी जगह होगा। तो इस प्रकार से इन 2-3 क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएंगे किसका समन्वय है, तो हमने जैसा पढ़ा अभी, विटलसी, हॉटस्टोन, गॉटमैन का समन्वय है। विचार क्षेत्र संकुलन जिस सिद्धांत की व्याख्या करती है वो कौन सा, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत हो गया, अभी जस्ट अपने पढ़ा है, तो ये भी हो गया। 2 संप्रभु राज्यों को अलग करने वाला क्षेत्र या कटिबंध क्या कहलाता है, सीमांत कहलाता है। रेखा के रूप जो क्षेत्र की बात कर रहा है, तो सीमा और सीमांत वाला ये बफर है, संक्रमण क्षेत्र है जिसको सीमांत कहते हैं। एक लाइन बिल्कुल हो गया, सीमा हो गई। और लीगल, कानून के तहत जो बाउंड्री होती है वो होती है अंतस्थ बफर। 2 दुर्विरोधी राष्ट्रों के बीच कोई राष्ट्र होता है उसको कहते हैं बफर स्टेट, जैसे चाइना और इंडिया के बीच नेपाल, तो इस प्रकार ये एक बफर स्टेट है। चाइना और रसिया के बीच में कजाकिस्तान मान लो, बफर स्टेट है। तो 2 दुर्विरोधियों के बीच को अलग करने वाला कोई क्षेत्र। इस प्रकार 69 इस तरह करते हुए विकास में भूगर्भिक संरचना के योगदान की संकल्पना किसने दी है, तो ये आपको पता है, थानबर्ग ने दी है आकारिकी की संकल्पना। और उन्होंने ये कहा है कि भू आकृतियों के विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलता अधिक होती है। तो आपको पूरी जो 10 संकल्पनाएं हैं जियोमॉर्फोलॉजी की वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें भी महत्वपूर्ण थानबर्ग है इसकी संकल्पना तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एकरूपता का सिद्धांत, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। और जो इसमें जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए 5-10। इसको क्रैश कोर्स में इनको बिल्कुल अच्छे से लेंगे और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। किसी अवस्थिति पर कृषि उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों में जिस कारक का वांथुनियन ने पूर्व कल्पित नहीं किया, एक पूर्व मान्यता थी कि ऐसा प्रदेश होगा, ठीक है, तो उसमें कौन सा मान्य नहीं है। तो आपको इसके मान्यताएं पता होनी चाहिए प्रत्येक सिद्धांत की कि वो सिद्धांत किन मान्यताओं पर बेस है। तो 70 में है तो भूमि का किराया बताया, बाजार से दूरी की बात की है, और उत्पादन का बाजार में विक्रय मूल्य ये भी उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी जलवायु का जिक्र नहीं किया पूर्व मान्यताओं पे। तो ये इसमें आ गया। भूकंप का अभिकेंद्र स्थित होता है, तो भूकंप का अभिकेंद्र कहाँ से स्थित होता है, भूकंपीय तरंगें आपने पढ़ी होगी, जैसे ये केंद्र है, तो ये पहुँच रहा है किसमें, एपी सेंटर। तो ये यहाँ पर है फोकस, इसको कहते हैं, ये फोकस लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं। इसके ठीक ऊपर न्यूनतम दूरी पर एक केंद्र होता है उसको कहते हैं एपी सेंटर, ये एपी सेंटर लिखा हुआ है। और यहाँ से मापन किया जाता है केंद्र से इसमें। और 105 डिग्री, और इधर से भी 105 डिग्री, इस वाले बेल्ट में ऐस तरंगें प्रकट नहीं होती है, लेकिन 143 और 143 इस वाले बेल्ट में केवल और केवल इसके बीच तो कोई सी तरंग नहीं आती है, ये छाया क्षेत्र है। चाहे ऐस तरंगी हो चाहे पी तरंगी हो, लेकिन इसमें पुनः पी तरंगी वापस दिखती है। तो इस प्रकार भूकंपीय छाया क्षेत्र है वो कहाँ से दिखे, 105 से 105 के बीच में, जिसमें ऐस तरंगों केवल छाया क्षेत्र पहुँचे तो आप कहोगे एक ऐस तरंगों का छाया क्षेत्र जो 105 से 105 के बीच में है, और पी तरंगों का छाया क्षेत्र है 105 से 143 के बीच। तो इस प्रकार ये आपको पता होना चाहिए। भूकंप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक उस भूकंप वाला, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है। जब भूकंप के प्रकार पढ़ोगे तो मिश्रित प्रकार का भूकंप इसमें नहीं है, बाकी सारे के सारे कोलैप्स वाले सब भूकंप के प्रकार हैं। स्थलाकृति कौन सी सुमेलित नहीं है, पहले यहाँ पे गोला करो कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात कर रहा है तो इसमें देखो, जलोढ़ नदी द्वारा है, हिमोड हिमानी है, वातागत वायु के द्वारा हो गया, ठीक है। और एस्कर जो कि किससे बनते हैं, हिमानी से बनते हैं, लेकिन ये यहाँ वायु से बता रखा है तो ये गलत हो गया, तो इसी का आंसर इसका हो जाएगा ये। एल्बिडो क्या है, मैंने पहले कहा था कि कोई भी सतह या सरफेस जो सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है उसका पूर्ण परावर्तन कर देता है, 100% परावर्तन कर देता है, ये परावर्तन की क्षमता एल्बिडो है। जो पूर्ण एल्बिडो क्या होगा, जो पूरी की पूरी को कर दे, तो इसको ये जो मात्रा है कितना परावर्तन कर रहा है वो ही इसका एल्बिडो कहलाता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा को सोखने की क्षमता, सूर्य किरणों के मार्ग में परिवर्तित नहीं होगी, धरातल तो आएगी, धरातल से सौर विकिरण की परावर्तन की मात्रा, बिल्कुल सही है ये आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा।
विश्व में ज्वार भाटे की सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ होती है? ये फैक्ट है, सबको पता है, फंडी खाड़ी में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री, देखो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, मुख्य भूमि से स्टार्ट 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यह कौन सा है इंदिरा पॉइंट? वो कौन किस पे है? निकोबार द्वीप समूह पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? देखो यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो 77 मैंग्रोव वन कहाँ नहीं पाई जाती? कभी पढ़ा आपने केरल के बारे में? केरल, तो 77 में 4 मैंग्रोव वन यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अब मिट्टी के प्रकार है। जब वो मिट्टी, मैं आपको बहुत शानदार कंसेप्ट क्लियर करूँगा मिट्टी का जब मैं चट्टानें पढ़ाऊँगा। और जब चट्टानें पढ़ेंगे तो हम चट्टानों की संरचना पढ़ेंगे, और संरचना में जो चट्टानी तत्व होते हैं वो तत्व पढ़ लेंगे, और उन तत्वों ही से मिट्टी बनती है। भाई चट्टानों का रासायनिक अपरदन, अपक्षय और अपरदन होगा तभी तो मिट्टी बनेगी। जब चट्टान की संरचना हमें पता है तो मिट्टी तो अपने आप पता कर लेंगे। तो ये हम वहाँ पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में जब पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप देखो लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी थोड़ी बहुत मात्रा में पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। काली मृदा आंध्र प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी ये भी पाई जाती है, ठीक है। और पीठ मृदा उड़ीसा और यहाँ पर पाई जाती है। अब इसमें काली मृदा थोड़ा बहुत भाग आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन इसीलिए इस किस्म को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया इसको। आरपीएससी ने क्या कर दिया? इस किस्म को डिलीट कर दिया। सारे के सारे सुमिलित थे, तो कोई भी इसमें गलत नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अधिवास भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आपको पता है किसका पार्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी का। कौन सा मापक व्यापक रूप से सार्वभौमिक है? कल मैंने क्रैश कोर्स के अंदर मापक पढ़ाया, तब मैंने इस पर जोर दिया था कि सर्वभाग्य जो सभी जगह मान्य हो वो कौन सा है? तो निरूपक भिन्न वाला है। तो 80 में 3, ये मैंने बताया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। क्रैश कोर्स में मैं उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आप खुद जब एग्ज़ाम दे के आओगे फिर एनालिसिस करके मुझे ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन अपने क्रैश कोर्स में से आ रहे हैं। क्रैश कोर्स नाम का क्रैश कोर्स है, बाकी कंसेप्ट में पूरा क्लियर कर रहा हूँ। नाम का क्रैश कोर्स है वो, बाकी कंसेप्ट पूरे क्लियर हो रहे हैं। कोई नहीं, 2-4 क्लास ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन आप जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं आपको क्रैश कोर्स में, उनसे आप क्वेश्चन करने में पहुँच जाओगे। जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता तो मापक क्या होगा? मैंने बताया था अगेन आपको कि इस प्रकार के लिए जो बड़ा क्रैश कोर्स में वीडियो डाल रखे हैं मापक की, उसमें पढ़ना आप कि बड़ा क्षेत्र है उसको छोटा करना, जिस संसार है, संसार का मानचित्र बनाना है कम दूरी पे, तो ऐसे के लिए मापनी कौन सी चाहिए? लघु मापनी। ये बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, आप यूट्यूब पे मेरे स्कूल लेक्चर की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हो। तो इस प्रकार इसका मापक है लघु मापक। वायुमंडल में गैस का कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मात्रा है? तो आपको सबको पता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 0.03, इसमें 6 लिख दिया तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा पर्वतीय संचलन का परिणाम नहीं है? पर्वतीय संचलन, पर्वत का संचलन होगा तो वलन पढ़ेंगे, ब्रंश पढ़ेंगे, संवलन पढ़ेंगे, निमज्जन। सब्सिडेंस कहाँ से होगा? तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सब्सिडेंस, सबमर्जेंस। कौन सी ग्रहीय हवाएं नहीं है? ग्रहीय हवाएं 3 ही है। कौन कौन सी? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। इसके अलावा जो नहीं वो गृह है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मानसूनी पवनें क्या है? ग्रहीय नहीं, मतलब संपूर्ण ग्रह पर नहीं चलती है, एक क्षेत्र विशेष में ही चलती है और सीजन विशेष में चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अंटार्कटिक मार्क्स में कौन सा उज प्रदान है? तो मैंने उज के बारे में लास्ट टाइम बताया, उज में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। इसमें ग्लोबिजेरिना है जो पेलेजिक प्रकार का है। संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद किसने लिया? स्पेट ने। ये फैक्ट है। अपनी पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी, देखो अगेन मैंने कहा था कार्ल रसावर बहुत इंपॉर्टेंट भूगोल होता है, और अपने सिलेबस में नाम दे रखा है, मेंशन कर रहा है कार्ल रसावर। तो ये अगेन पुस्तक पूछी है वो कार्ल रसावर की पूछी है। 2018 में 3 क्वेश्चन, अभी तक 2 क्वेश्चन इसमें आ गए 2015 में भी। औद्योगिक प्रदेश में क्या है? ये मिलाना कौन सा है? जैसे नगोया अभी जस्ट अपने करा, मैंने कहा ना कि अपने ऐसे पढ़ेंगे। नगोया कहाँ पर है? जापान में। तो सी में एक कहाँ है? यहाँ। बाकी ये 2 ऑप्शन तो काट दो। फिर आपको कुछ भी नहीं पता है, मिडलैंड नहीं पता है, पिट्सबर्ग पता है आपको, तो पिट्सबर्ग कहाँ है? तो इसमें पिट्सबर्ग में आपको, एक मिनट को पानी पी लेता हूँ।
तो पिट्सबर्ग कहाँ है? पिट्सबर्ग, हाँ, पिट्सबर्ग हाँ अमेरिका में है, तो ये अमेरिका हो जाएगा। रोन घाटी फ्रांस में है, ये आपको रोन तो सबको पता होगा। तो इस प्रकार डी में 2, तो डी में 2 कहाँ है? यहाँ। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्यवस्थित भूगोल का पिता, जब हमने पहला जो हमारा क्रेश कोर्स था, और पहले क्रेश कोर्स में हमारा जो पहला वीडियो डिस्कशन था, हमारा पहला वीडियो डिस्कशन करने से पहले आपको याद होगा, जिसने देखा है, मैंने ये बताया कि पढ़ने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हम प्रादेशिक रूप से पढ़ सकते हैं, और हम क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्थित मतलब क्रमबद्ध रूप से भी पढ़ सकते हैं। हम आगमनात्मक पद्धति से पढ़ सकते हैं, हम निगमनात्मक पद्धति से पढ़ सकते हैं। और ये मैंने वहाँ बताया आपको, जस्ट नॉलेज के लिए बताया था मैंने आपको। मुझे नहीं पता कि आगे इसमें क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि मुझे पता है जब हम कुछ बेसिक्स हमारे जब कंसेप्ट ही क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कैसे बने। तो तब मैंने बताया था कि इसमें पद्धति कौन कौन सी है। तो इस पद्धति की चर्चा नहीं करूँगा, आप तो वीडियो देख लें। और मैं कहूँगा जिसको सिलेक्शन लेना है तो मेरी जो क्लासें पूरी है वो देख लो। आपका सिलेक्शन तो मैं 100% तो आप मेहनत तो आप भी करोगे, लेकिन 90% मेरे साइड से काम कंप्लीट हो जाएगा। 10% जो कमी रहेगी वो आपकी साइड से कमी रहेगी, मेरे साइड से कोई कमी रहने वाली नहीं है। तो व्यवस्थित भूगोल में क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। इसमें दोनों नाम आता है, एक तो आता है इराटोस्थेनीज जो प्राचीन काल में आता है, और इसी में आता है एक हम्बोल्ट। ये दोनों किससे संबंधित है? सिस्टमेटिक भूगोल से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा पहला। 89 में क्या हो जाएगा? 1। उसी प्रकार इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो मैंने कहा था कि ये जो इंपॉर्टेंट भूगोलवेता है उन्हीं में से सारे नाम वही हैं। तो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट की कॉस्मोस। अर्डकुंडे ये आ गई नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये किसकी है नेचर ऑफ ज्योग्राफी? ठीक है, हंटिंगटन। तो इस प्रकार से ये हटा दो। मानव भूदृश्य को स्वरूप देने वाला नवीनतम प्रतिनिधि है, ये किसने कहा था? तो ये भी एक कथन है, स्टेटमेंट है। और देखो अगेन ये मानव भूदृश्य, मतलब मानव भूदृश्य क्या होते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य। मानव के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित भूदृश्य क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य। जब मानव भूदृश्यों की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक भूदृश्यों की बात कर रहा है, सांस्कृतिक भूगोल की बात कर रहा है। और सांस्कृतिक भूगोल के पिता कौन है? कार्लो सौर। अगेन 3 क्वेश्चन इस बार भी कार्लो सौर में से आया है। तो कार्लो सौर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए आमूलचूल परिवर्तन का, पर्यावरण का और इसका कौन कौन प्रवर्तक हैं, ये हमें पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उप आर्थिक प्रदेश नहीं है? तो जब भी आप पढ़ोगे तो आर्थिक प्रदेशों को ध्यान में रखोगे। इसका अंदर है बुंदेलखंड का पठार। देखो दो है, एक है बघेलखंड, एक है बुंदेलखंड। बघेलखंड है वो एमपी और छत्तीसगढ़ का है, जबकि बघेलखंड है वो एमपी और यूपी है। बुंदेलखंड, तो अब आपको देख लो बुंदेलखंड, ये तो छोटे नागपुर का पठार में आएगा ना, तो प्रायद्वीपीय पठार में तो आ ही जाएगा। ये बघेलखंड को थोड़ा ये यूपी के आसपास है, सांची के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको हो गया। भूकंपीय छाया क्षेत्र में कौन सी तरंग, भूकंपीय छाया क्षेत्र में हम कौन सी तरंग को देख सकते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र मैंने भी बताया था आपको। भूकंपीय छाया क्षेत्र में कौन सी तरंग को देख सकते हो आप? भूकंपीय छाया क्षेत्र का मतलब क्या है? कोई सी तरंग नहीं आएगी। जो 105 से 143 के बीच में शुद्ध भूकंपीय छाया क्षेत्र है उसमें एक तरंग ही नहीं है, अभी जस्ट अपने पढ़ा। तो इस प्रकार इसमें कोई नहीं आएगा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है? सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति, आंतरिक मैंने बताया था लेपोलिथ और बैथोलिथ, ये दो आकृति, लेकोलिथ और बैथोलिथ, ये दोनों की आकृति एक जैसी होती है, गुंबदाकार होती है। ये सतह के ऊपर होती है, ये सतह के अंदर होती है। लेपोलिथ कटोरानुमा आकृति होती है और ये एक सर्पिलाकार आकृति होती है। तो 95 में जो गहराई पहुंचा, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा, मुझे याद आ रहा है। तो ये है बैथोलिथ। सागरीय अधः स्थल विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने कब दी थी? ये सबको पता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें
1960 इसका सही आंसर था, लेकिन आरपीएस ने इसको गलत माना, तो इसी कारण इसको डिलीट करना पड़ा। बाकी 1960 है। कीचड़ प्रवाह और मृदा प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह है? तो इस किस प्रकार के तीव्र प्रवाह है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट इंडियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट के बीच स्थित है? तो छोटी प्लेट है, वो भी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है। कैरोलिन प्लेट। गोखरू झील का निर्माण किस अवस्था में होता है? आप सबको पता है, जब नदी के पानी में वेग नहीं होगा तब सर्पिलाकार आकृति में बहेगी। तो जब सर्पिलाकार आकृति में बहेगी तो कौन सी हो जाएगी अवस्था? प्रौढ़ावस्था। युवाला इस नाम से भी जाना जाता है। युवाला किस नाम से भी जाना जाता है वो आपको पता होना चाहिए। इसको डिलीट किया क्योंकि कास्ट स्थलाकृति अपने पास है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस था। थार का मरुस्थल कब समुद्र का हिस्सा था? कब तक समुद्र का हिस्सा था? तो ये आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अब थार का जो क्षेत्र, अब आपको पता है हिमालय की उत्पत्ति हुई उसी समय इसमें कर्व पड़े थे और उसी समय ये समुद्र का हिस्सा था, वो हो गया। तो ये कौन से काल की बात आ रही है? ये सीनोजोई की बात आ रही है। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्से में कैम्ब्रियन काल में हलचल हुई, तो इसलिए इसको आरपीएस ने क्या कर दिया, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अब आ जाओ, भारत के मानचित्र में उत्तर पूर्वी भाग में 4 पहाड़ियाँ ABC है के रूप में दर्शाया गया है और उन नामों की पहचान करो। ये A, B, C और D, ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ क्रमशः है? तो आपको इसमें मैप का ज्ञान होना जरूरी है। अब इसमें देखो, इधर जो है पटकाई बूम, तो पटकाई बूम, ये डाफला आ गई, ये नागा आ गई और ये मिजो आ गई। मिजोरम है ना, मिजो, तो कौन सी मिजो में मिजोरम पकड़ लो। तो जो मिजो पकड़ोगे तो आपको 2 चीज़ तो हो जाएगी और ये 2 चीज़ तो आप ऐसे ही काट दोगे कि भाई ये मिजोरम में है। फिर बाकी आंसर निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। एरी की मुख्य संकल्पना कौन सी थी? देखो 2018 में इसका क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें स्टेटमेंट दे दिया। ये जो स्टेटमेंट था वो यहाँ का ऑप्शन थे, उस ऑप्शन को ऊपर दे दिया और मोदी के नाम लिख दिए नीचे। इस बार क्या कर दिया इन्होंने, मोदी का नाम लिख दिया ऊपर और स्टेटमेंट लिख दिए नीचे। तो एरी की मुख्य संकल्पना थी वो किस पर बेस्ड थी? आप लोग जानते हैं इसमें समान घनत्व, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, तो समान घनत्व के साथ में गहराई में परिवर्तन, जितना ऊपर होगा वो उतना ही गहरा होगा, ये है। तो दूसरा, प्रवास के लिए गतिशील संक्रमण मॉडल किसने दिया था? जेलेंस्की ने दिया था। प्रकृति आदेश नहीं बल्कि अनुमोदित बोधक है, ये किसने कहा था? ये कहा था ब्रुन्स ने। और मैंने कहा था कि ब्रुन्स भी इंपॉर्टेंट भूगोलवेता है, मैंने स्टार्टिंग में आज बताया था आपको कि कौन कौन से भूगोलवेता इंपॉर्टेंट है। यूएसए की मक्का पेटी के पश्चिम में निर्धारित करती है, ये लास्ट क्वेश्चन किया तो मैंने बताया कि 100 सेंटीमीटर वर्षा है। तो इसमें लेकिन यहाँ पर पश्चिमी सीमा पूछी, ये तो पूर्वी सीमा है, पश्चिमी सीमा है इसकी 50, जो कई बार जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। फ्रांस का तोलूज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रांस का तोलूज क्षेत्र है वो विमान के लिए प्रसिद्ध है। वेटरसी के अनुसार विश्व के कुल कितने कृषि प्रदेश है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 13। टेलोलॉजिस्ट कौन है? तो टेलोलॉजिस्ट तो नाम आता है अरस्तु का, टेलोलॉजिस्ट अरस्तु नहीं होता फिर कौन आता? रिटर। राजस्थान के कौन से जिले में लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश सम्मिलित है? तो ये जलवायु प्रदेश राजस्थान की एडमोन सक्सेना की बुक पढ़ोगे तो उसमें इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हमारे पास पाली, सिरोही और जालौर। ये जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर का। तो जयपुर किस में आ गया? 111 में जो 4 आएगा, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा जो आएगा वो कौन सा? भरतपुर। भरतपुर में कौन सा है? ये, तो भरतपुर कहाँ है? ये दोनों, तो ये भी कट गया। अब आ गया 3, इसमें 4। फिर हमारे पास जो है वो कौन सा आ जाएगा इसमें? दौसा, 400 ये वाला आ गया। फिर आ गया अलवर। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा। थानगढ़ जलवायु के अनुसार नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश दर्शाया गया है? इधर का जलवायु प्रदेश है, तो इसे ई। ये जलवायु प्रदेश में जलवायु प्रदेश तो मैं आपके ऐसे याद कराऊंगा कि आप जीवन में याद रखोगे। कॉपेन का हो, चाहे थार्नब्रेड का हो, चाहे ट्रिवार्ता को, मैंने रियलाइज़ किया कि इतने शानदार तरीके से, मतलब इसकी मेरे पास ट्रिक है
और इसका भी कंसेप्ट है, ये फैक्ट नहीं है। अपन सोचते हैं रट लें, ये रटने वाली चीज़ है ही नहीं इसमें सारी चीज़ टेक्निकल समझना पड़ेगा आपको, और जब समझ लिया आप तो फिर आपके इस क्वेश्चन को कभी कोई गलत नहीं करा सकता। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना की सहायता चल रही है, ये जायका से चल रही है, ठीक है, और कुछ डेवलपमेंट भी कर रहा होगा अदर, तो इसने इसलिए गलत कर दिया इसको। व्यवहारवादी भूगोल का विकास कब हुआ? 1960 में। पदार्थ सूचकांक अधिक होने पर वेबर के अनुसार उद्योग कहाँ स्थापित होगा? देखो, पदार्थ सूचकांक निकालना आता है, कच्चा माल और उससे तैयार माल का अनुपात जो होता है उसको पदार्थ सूचकांक कहते हैं, और उसके आधार पर ही निकाला जाता है इस प्रकार कच्चे माल के समीप, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा लग रहा है और तैयार माल कम हो रहा है। यहाँ मान लो 4 है और या 1 है, तो 4 गुना, मतलब क्यों वेस्ट करेगा, 1 हो तो जहाँ पदार्थ सूचकांक 1 होगा वो उद्योग के लिए, अवस्थी के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये भी बहुत कंसेप्ट वाला पार्ट है, जब हम आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे बड़े डिटेल से इसको समझेंगे। क्षेत्रीय एकरूपता सिद्धांत, अगेन वो आ गया, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, श्रृंखला का सही क्रम जो हमने डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर याद करो, मैंने बताया था 5 श्रृंखलाएँ कौन कौन सी थी। विचार आएगा पहले, बिल्कुल आएगा, ये दोनों कट हो गए, विचार लास्ट में, क्षेत्र लास्ट में, दोनों क्षेत्र है। अब अंतर आएगा यहाँ पर, फिर हमने कहा निर्णय, गति और क्षेत्र, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ये अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की। जब टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है, बोकारो है, ये आपको मैप की लोकेशन याद होनी चाहिए। तो कम से कम कर्क रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है, या 82.5 डिग्री हमारी जो कौन सी मानक अक्षांश है उसके पूर्व पश्चिम में, आपको ये देशों मुख्य मुख्य जगहों के नाम तो याद कर लो। किस जनगणना दशक में लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई, ये आपको पता होना चाहिए। 61 से इफेक्ट है 73 तक। सागरीय अधस्तर विस्तार सिद्धांत की व्याख्या, देखो 2 क्वेश्चन आगे इसमें से, हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? देखो ये भाई महाद्वीपीय कटक तो है, इसमें महाद्वीपीय कटक तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयु, चट्टानों की आयु की पता लगेगी। जीवाश्म का वितरण की बात इसमें नहीं की, ये वेगनर ने किया है, हैरी हेस ने नहीं किया है। तो 120 में मेरे हिसाब से 3 आंसर है, बिल्कुल ठीक है, 3 आएगा। इस प्रकार से हमने 2015 के 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के आते हैं। देखो मैं दोस्तों, साइकोलॉजी पे डिमांड रखना, क्यों साइकोलॉजी पे इसलिए डिमांड रखना है, साइकोलॉजी पे डिमांड रखने का कारण है कि साइकोलॉजी, मैं बताता हूँ आपको, सफलता का मंत्र, जो लास्ट तक देखा है उसको मंत्र मिलेगा, जो नहीं देखा है उसका धैर्य। आप ये मान के चलो कि 270 प्लस स्कोर एक सेफ स्कोर है। अगर आपको पूर्ण सिलेक्शन लेना है तो आप इसको 280 प्लस तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसमें कोई, चाहे पेपर कैसा ही आए। ईजी आ गया वो बात नहीं करो, एक एवरेज जो आएगा, तो ये स्कोर अपने हैं। तो इसमें क्या करना है, 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 120 क्वेश्चन हमारे, और 75 आते हैं शायद, इसमें कितने आते हैं उसमें, फर्स्ट पेपर में 75 आते होंगे, तो उसमें 150 नंबर ये। अब इनका मैट्रिक में बात करूँगा नहीं, तो आप अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ हम क्या करें, 120 ज्योग्राफी तो ऐसी कर लें कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो अपने सही हो, और इसमें साइकोलॉजी को अपन इतना कर लें कि 25 क्वेश्चन तक साइको में सही हो सकते हैं। तो 125 का मैटर क्वेश्चन हो गए हमारे अपने, तो फिर ये 250 नंबर तो अपन ने ऐसे ही ला दिए। 15 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर में कर लो, सिलेक्शन आपका ही पेपर करवा देगा, इतनी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपका एक आत्मविश्वास अलग लेवल का होगा। मेरा मानना है 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी की करो, क्योंकि एक सिलेबस बहुत छोटा है, टू द पॉइंट सिलेबस है, टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। साइकोलॉजी ऐसी ईजी है, 20 क्वेश्चन मान लो साइकोलॉजी, तो भी आप 120 क्वेश्चन तो पहुंच गए ना, 240 नंबर तो आपके ऐसे हो गए। और आपने 25 क्वेश्चन भी अगर आपने ठीक कर लिए, 50 नंबर वो, तो 290 तो आप ऐसे पहुंच गए। तो ज्योग्राफी लेक्चरर का एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं है, इसलिए आप तैयारी करें। आपकी तैयारी चलने दिए, मुझे आप अपने 1 से 1.5 घंटा है रोज़ वो दे दीजिए और आप रिवीजन करिए, आप पछताएंगे।